आइए अब चैप्टर 2 पे बात करते हैं, ठीक है। अध्याय 2 बताएंगे। अध्याय 2 जो है ये संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करार के बारे में बताएगा कि संविदा कौन है, शून्यकरणीय संविदा कौन है और शून्य करार कौन है। 10 में देखिए, धारा 10 में बताता है कि कौन सा करार संविदा है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा वो क्या हो जाएगा, संविदा हो जाएगा। धारा 10 बताता है कि सभी करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों के स्वतंत्र सहमत से, अर्थात एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, संविदा के जो आवश्यक तत्व हैं, वो पहला ये है कि सक्षम पक्षकार होना चाहिए और पक्षकारों की स्वतंत्र सहमत होनी चाहिए। विधिपूर्ण प्रतिफल हो, प्रतिफल जो है वो विधिपूर्ण होना चाहिए और उद्देश्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए और इसको विधि के द्वारा या किसी भी प्रकार से शून्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। इस तरह का यदि कोई भी करार है तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, संविदा हो जाएंगे। उसके बाद 11 संविदा करने के लिए कौन सक्षम है ये बताता है। धारा 11 बोलता है कि हर एक ऐसा व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति जो संविदा कर सकता है, कौन करेगा, हर व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके अधीन वह आता है, वह व्यक्ति जिस विधि के अधीन है प्राप्तवय हो, क्या हो, प्राप्तवय अर्थात मेजर हो गया हो, वयस्क हो गया हो और स्वस्थ चित्त हो। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को साउंड माइंड होना चाहिए। किसी भी विधि के द्वारा जिस विधि के अधीन वह व्यक्ति आता है, जो विधि उसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल और कमांड करती है, उस विधि के द्वारा उसे निरर्हित न किया गया हो, ठीक है। निरर्हित का मतलब बताया था मैंने, डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड न किया गया हो, उसे निरर्ह न किया गया हो, ठीक है, अयोग्य न बताया गया हो। धारा 12 में आइए। धारा 12 में संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त क्या है, मतलब कब ये बात मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति स्वस्थ चित्त है और कब माना जाएगा कि व्यक्ति स्वस्थ चित्त नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त तब कहा जाता है यदि वह उस समय, जिस समय संविदा कर रहा होता है, संविदा को समझने में और अपने हितों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने में क्या है, वो समर्थ है, सक्षम है, ठीक है। उसके हित पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उस पर वो निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है और संविदा करने के प्रयोजन के लिए क्या है, वो सक्षम है, उसको समझ पा रहा है, संविदा को समझने में और अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने में वो क्या है, समर्थ है। तो ये बात माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस समय क्या है, स्वस्थ चित्त है। जो व्यक्ति प्रायः विकृत चित्त रहता है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर यानी कि यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है, लेकिन बीच बीच में कुछ समय के लिए वो साउंड माइंड हो जाता है। जब वह साउंड माइंड रहता है तब वह संविदा कर सकता है, तब उसे स्वस्थ चित्त माना जाएगा। और इसी के विपरीत भी कोई बात बताई गई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा स्वस्थ चित्त है लेकिन किसी समय यानी कि बीच बीच में कुछ समय के लिए वो अस्वस्थ चित्त हो जाता है, तो जिस समय वह अस्वस्थ चित्त है उस समय वह संविदा करने के लिए स्वस्थ चित्त नहीं माना जाएगा। जब वह अनसाउंड माइंड हो गया है तो उस दौरान उसको संविदा करने के लिए सक्षम नहीं माना जाता है। ये बताती है धारा 12। धारा 13 बोलती है सम्मत की परिभाषा बताती है। धारा 13 कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बात से सम्मत हुए हैं यानी कि सहमत हुए हैं तब कहा जाता है, जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं तब माना जाएगा कि वो क्या है, सहमत हैं। और स्वतंत्र सम्मत की बात बताई गई है धारा 14 में। तो धारा 14 बताता है कि स्वतंत्र सहमत कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जबकि वह
न तो धारा 15, न तो धारा 16, न 17, 18 और धारा 20, 21, 22 में बताए गए उपबंधों के अधीन नहीं होना चाहिए। यदि इनके अधीन कोई सम्मति दी गई है तो उसे स्वतंत्र सम्मत नहीं माना जाएगा। अब जैसे 15 में आप देखेंगे तो प्रपीड़न है, 16 में देखेंगे असम्यक असर है, 17 आप देखेंगे तो उसमें कपट है, 18 देखेंगे तो उसमें दुर्व्यपदेशन है, 19 को छोड़ करके 20 में आ जाइए तो 20 में क्या है, जब दोनों पक्षकार तथ्य के बारे में भूल करते हैं। 21 में है विधि के बारे में भूल हो जाना। 22 में है जब एक पक्षकार तथ्य के बारे में भूल करता है। तो इन सबके अधीन रहते हुए यदि कोई व्यक्ति सम्मत दिया हुआ है तो ये बात मानी जाएगी कि वह स्वतंत्र सम्मत नहीं है। इसके साथ ही साथ आगे बताया है कि सम्मत ऐसे कारित तब कही जाती है जबकि वह ऐसा प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल न होती तो दी जाती, तब उसको सम्मत माना जाएगा। और 15, 16, 17, 18 ये आप लोग पढ़ेंगे, किताब में है, इसमें बैरक्ट में इसकी परिभाषा को आप लोग समझ लेंगे। इसके बारे में मैंने एक बार ऑलरेडी बता रखा है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम धारा 19 बता रहे हैं। 19 जो है स्वतंत्र सम्मत के बिना किए गए करारों की शून्य करणीयता। ये बताता है कि यदि कोई करार जिसमें स्वतंत्र सम्मत नहीं है, स्वतंत्र सम्मत का अभाव है, स्वतंत्र सम्मत के अभाव में यदि कोई करार किया गया है तो उस करार की शून्य करणीयता हो जाएगी या वह करार शून्य हो जाएगा। जबकि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न, कपट, दुर्व्यपदेशन, असम्यक असर से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई है, मतलब इस प्रकार से सम्मत प्राप्त किया गया है। तो वह व्यक्ति ऐसे करार को या ऐसे संविदा को क्या करा सकता है, शून्य करणीय करा सकता है, जिस व्यक्ति से कपट में या प्रपीड़न में या दुर्व्यपदेशन में रखते हुए या उसके प्रभाव में डालते हुए उससे सम्मत प्राप्त किया गया है। ये बताती है धारा 19। धारा 20 में आइए। धारा 20 जो है आपका 19 का को छोड़ दें, 20 में आ जाइए। 20 देखिए कि जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में है तब करार शून्य है। जैसे दो पक्षकार हैं और दोनों पक्षकार संविदा कर रहे हैं, दोनों को किसी तथ्य के बारे में भूल हुई है और उन दोनों ने तथ्य के बारे में भूल करते हुए कोई करार किया है तो वह करार क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। जैसे मान लो ए ने बी को एक घोड़ा देने के लिए या बेचने का करार कर रहा है, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि घोड़ा मर चुका है, जबकि वह घोड़ा मर चुका है और इसकी जानकारी उन दोनों पक्षकार को नहीं है, तब यह करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे धारा 21 में विधि के बारे की भूलों के प्रभाव बता रहा है। अगर विधि के बारे में भूल होती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। अगर मान लो ऐसी विधि है जो भारत में प्रवृत्त होती है और उसके बारे में पक्षकारों को भूल हुआ है, कोई पक्षकार भूल रहा है, तब वह करार शून्य नहीं माना जाता है, क्योंकि उनसे यह अपेक्षा किया जाता है कि जो विधि भारत में प्रवृत्त होती है, जो विधि भारत में लागू होती है, ऐसे विधि का ज्ञान हर नागरिक को होना चाहिए। जबकि यदि वह ऐसी कोई विधि है जो विदेशी है, भारत में भी यदि वह लागू हो रही है, कहीं कहीं वह प्रवृत्त होता है, तब यदि ऐसे विधि का उसे अज्ञानता है या उसकी भूल में उसने कोई करार कर लिया है, तब उसको शून्य, वह करार जो है वह शून्य माना जाएगा, उसको शून्य मान लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप आएंगे 22 में। 22 में देखिए एक पक्षकार की तथ्य के बात के बारे में यदि भूल हुई है तब क्या होगा। कोई संविदा इस कारण ही शून्य करणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई है। यदि दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार किसी तथ्य के बारे में भूल करके करार कर लिया तो उसकी शून्य करणीयता नहीं कराई जा सकती है, वह करार शून्य नहीं होगा, क्योंकि एक पक्षकार तथ्य की भूल किया है
इस बात की संभावना है कि वह व्यक्ति जानबूझ करके उसे भूल कर रहा है या भूलने का क्या ले रहा है, बचाव ले रहा है, इसलिए ऐसे करार की शून्यकरणीयता नहीं होती है। 23 में हम देखेंगे कि कौन सा प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन सा नहीं है। तो करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण होगा जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, या वह ऐसी प्रकृति का नहीं है जिसे यदि प्रयास किया जाए तो वह अगर उसको क्या करेंगे, अनुज्ञात करेंगे। यदि उस विधि को, संविदा को या उस करार को अनुज्ञात करें तो वह विधि के उपबंध को क्या करेगा, विफल कर देगा। यदि ऐसा कोई संविदा या करार किया जा रहा है जो विफल कर रहा है विधि के अनुबंधों को, तो वह भी विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। और यदि ऐसा करार है जो कपटपूर्ण है या उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति, अंतर्वलित या विवक्षित किया गया है, तब मान लिया जाएगा कि वह विधिपूर्ण नहीं है। न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध अगर मानता है तब भी मान लिया जाएगा कि वह क्या है, विधिपूर्ण नहीं है, विधि के विरुद्ध है, अनैतिक माना गया है, उसे लोकनीति के विरुद्ध माना गया है। इन दशाओं में से हर में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होगा वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बताता है धारा 23। धारा 24 में आएंगे, यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हो तो भी करार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कोई ऐसा करार है जिसका प्रतिफल या जिसका उद्देश्य भागतः अर्थात पार्शियली उसका कोई एक हिस्सा विधिपूर्ण है और एक हिस्सा उसका विधि विरुद्ध है, तब भी ऐसे करार को शून्य मान लिया जाता है। ये बात बताई गई है धारा 24 में। 25 में आइए, 25 में बताया गया है कि प्रतिफल के बिना यदि कोई करार होता है तो वह करार शून्य माना जाएगा। यदि कोई ऐसा करार किया गया जिसमें प्रतिफल नहीं है तो उस करार को शून्य मान लेंगे, सिवाय कुछ ऐसे अपवाद हैं जिन अपवादों को छोड़ करके। अगर ऐसा करार है जो लिखित है या रजिस्ट्रीकृत है, या ऐसे करार के जो पक्षकार हैं, ऐसे पक्षकारों के बीच करार किया जा रहा है जिनके बीच निकट का संबंध है, जिनके बीच स्नेह है, प्रेम है, ऐसे संबंध हैं, तो ऐसे संबंध में जब कोई पक्षकारों के बीच करार किया जाता है तो वह करार बिना प्रतिफल का भी वैध माना जाएगा। लेकिन यदि इनके अलावा किसी भी प्रकार का कोई करार किया जा रहा है जिसमें प्रतिफल नहीं है तो वह करार क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इस बात का उपबंध आपको धारा 25 में मिलेगा। संविदा अधिनियम की धारा 25 यह बात बताती है कि बिना प्रतिफल का करार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे धारा 26 में। 26 बता रहा है कि विवाह का अवरोधक करार शून्य है। जैसे किसी का विवाह हो रहा है और विवाह में अवरोध पैदा करने के लिए यदि कोई पक्षकार आपस में करार कर रहे हैं तो ऐसा करार शून्य मान लिया जाएगा, सिवाय तब जब पक्षकार अप्राप्तवय हैं। जिनका विवाह हो रहा है, विवाह होने वाले पक्षकारों में से यदि कोई पक्षकार ऐसा है जो माइनर है, जो अवयस्क है या अप्राप्तवय है, यदि उनके बीच कोई करार होता है तो उस करार को क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। उसको कहा जाता है कि यह विवाह का अवरोधक करार है। उसके बाद आप धारा 27 में आएंगे। 27 में बताया गया है कि व्यापार का अवरोधक करार शून्य होगा। 26 में है विवाह का अवरोधक, 27 में है व्यापार का अवरोधक। हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता हो उस विस्तार तक शून्य माना जाएगा। अगर कोई ऐसा वृत्ति है, व्यापार है, कारोबार है जो क्या है, विधि विरुद्ध है, ठीक है, किसी प्रकार से विधिपूर्ण नहीं है, तो जहां तक वो विधिपूर्ण नहीं है उस विस्तार तक अगर उसको हम
उसमें अवरोध पैदा करने के लिए अगर कोई पक्षकार करार करते हैं तो वह करार शून्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वह व्यापार विधिपूर्ण है तो जिस सीमा तक विधिपूर्ण करार होता है, व्यापार होता है, अगर उसमें कोई व्यक्ति अवरोध पैदा करेगा, कोई पक्षकार अवरोध पैदा करेगा तो वह क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा, ऐसा करार शून्य हो जाएगा। तो ये बताया गया धारा 27 में। धारा 28 बोलता है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार। कोई विधिक कार्यवाही हो रही है और उस विधिक कार्यवाही में अगर कोई अवरोध पैदा करेगा तो वह करार क्या मान लिया जाएगा? शून्य होगा। ये 28 में, साइलेंट कर लो ब्रदर। 29 में आइए। 29 में लिखा है करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। कोई भी करार जिसमें अनिश्चितता है, क्या है? अनिश्चितता, उसमें अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के कारण, अनिश्चितता के कारण उसको क्या मान लिया जाएगा? शून्य माना जाएगा। ये बात बताया गया है धारा 29 में। देखिए, वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना संभव नहीं है, शक्य नहीं है, तो वह करार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे ए ने बी को घोड़ा बेचने के लिए कहता है और उसके पास कई घोड़े हैं, ठीक है, तो एक घोड़ा लाल है, एक घोड़ा काला है, एक घोड़ा मान लो स्पॉटेड है, कई रंग का है, जिसको चितकबरा बोलते हैं, इस रंग का है। उसने बोला कि मैं इनमें से तुम्हें एक घोड़ा दूंगा। अब किस घोड़े को देगा ये निश्चित नहीं है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे करार को क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। ये बात बताई गई है धारा 29 में। अब हम धारा 30 में आएंगे। तो धारा 30 में लिखा गया है पंदम के तौर के करार शून्य है। पंदम यानी कि वैगरिंग, यानी कि बाजी, या जिसे हम जुआ भी बोल सकते हैं। पंदम के तौर के करार भी शून्य होते हैं, जो बाजी के तौर पे होते हैं या जो जुआ के तौर पर होते हैं, ऐसे करार शून्य माने जाते हैं। और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई वसूली कर रहा है कोई, तो उसके लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा जो पंदम पर जीती गई अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई बाजी किया गया हो, परिणाम के अनुसार व्ययनित की जाने को न्यस्त किया गया है। अर्थात जैसे कुछ अपवाद हैं, जैसे खेल कूद से संबंधित है, घुड़दौड़ है, अगर यहाँ पे कोई शर्त रखी गई है, कोई बाजी रखी गई है जिसमें उन्हें कोई पुरस्कार दिया गया है या कोई गिफ्ट दिया गया है या इस प्रकार से कोई ऐसा वसूली की गई है, तो उसके लिए वाद नहीं लाया जाएगा। इससे अन्यथा यदि किसी प्रकार का पंदम किया जाता है या बाजी की जाती है तो ये माना जाएगा कि वह शून्य है, वह करार शून्य है। तो ये आपका, और इसमें घुड़दौड़ के लिए भी दिया हुआ है कि इसमें कुछ पारितोषक होते हैं जिसके पक्ष में अपवाद होता है। जैसे घुड़दौड़ के बारे में कह रहा है कि जो धारा 30 है, ऐसे चंदा या अभिदाय को या चंदा देने या अभिदाय करने के ऐसे करार को विधि विरुद्ध बना देने वाली नहीं मानी जाएगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को दिया जाता है। जैसे मान लो प्लेट हो गया, प्लेट यानी कि कोई बर्तन गिफ्ट में देते हैं, या पारितोषक है, या कोई शील्ड है, या धनराशि है, इसके मध्य कोई चीज़ दिया जाता है तो उसके लिए कोई विवाद नहीं किया जाएगा और ऐसे करार शून्य नहीं माने जाते हैं। और जो धारा 30 है, ये धारा 30 आपके आईपीसी की धारा 494 क पर भी प्रभाव नहीं डालेगा। आप लोग आईपीसी की धारा 294 क पढ़िएगा। 294 क में देखेंगे तो वहाँ पे जो है जो उपबंध दिया हुआ है उस पर भी ये धारा, जो आपके संविधान अधिनियम की धारा 30 है, ये प्रभाव नहीं डालेगी। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 2 खत्म हो गया है। अब हम अध्याय 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और इसको आप लोग देखना, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पिंग होगा। ठीक है, थैंक यू।